अच्छा, सो लास्ट टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास मेडुलरी रिस्पिरेटरी सेंटर कौन कौन से हैं, और उसमें हमारे पास कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं जो क्या करेंगे, जो आपके पास हेल्प करेंगे कंट्रोलिंग द ब्रीथिंग। ठीक है। सो एक एरिया तो हम पढ़ चुके हैं और उसको हम कहते हैं मेडुलरी रिस्पिरेटरी सेंटर, लेकिन दूसरा वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं पोंटीन रिस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है। आज वो हम स्टार्ट करेंगे। कॉन्टीन सेंटर का क्या मतलब होता है? फाइन ट्यूनिंग। अगर लेट से आपके पास कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है तो उस एडजस्टमेंट को कौन करेगा, उसको कौन कंट्रोल करेगा? ये आपके पास कॉन्टीन कंट्रोल करेगा। ठीक है। सो द पोन्स मॉडिफाइड ब्रीथिंग, टू सेंटर्स इसमें जो है ना वो मौजूद होते हैं। एक को हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, दूसरे को एपन्यूस्टिक सेंटर कहते हैं। ठीक है। हमारे पास जो अपर वाला पोर्शन होगा ना उसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहेंगे, और जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? एपिन्यूस्टिक सेंटर कहेंगे। ठीक है। निमोटैक्सिक का काम क्या होगा कि ये इंस्पायरेशन को स्टॉप करेगा, रेस्पिरेटरी रोड को कंट्रोल करेगा, और शॉर्ट इंस्पायरेशन में जो है ना आपके पास हेल्प करेगा। लेट से आपके पास अगर लेट से फास्टर ब्रीथिंग की जरूरत है, सो ये फास्टर ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करेगा? नीमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल करेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज भी है कि अगर आप एपिन्यूस्टिक सेंटर को देख लें तो ये क्या करेगा? प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन। ठीक है। और डीप ब्रीथिंग में आपके पास हेल्प करेगा। जब यहाँ पे इंस्पायरेशन शॉर्ट होगा तो ब्रीथिंग जो है ना आपके पास क्या होगी? फास्ट होगी। ठीक है। और अगर लेट से यहाँ पे हम जो है ना इसकी बात कर ले तो इसमें प्रोलॉन्गेशन जो है ना क्या है? इंस्पायरेशन प्रोलॉन्ग हो रहा है। तो जब इंस्पायरेशन प्रोलॉन्ग होगी तो उसकी वजह से आपके पास कौन सी ब्रीथिंग आएगी? डीप ब्रीथिंग आएगी। ठीक है। सो समरी अगर हम पढ़ ले तो समरी में हमारे पास क्या है कि मेडोला असल में रिदम को कंट्रोल करता है, और जो पोन्स है ना ये एडजस्टमेंट कर रहा होता है कि अभी आपके पास जो है ना हायर ब्रीथिंग की जरूरत है, डीप ब्रीथिंग की जरूरत है, शॉर्ट ब्रीथिंग की जरूरत है, शॉर्ट इंस्पायरेशन की जरूरत है, या लॉन्ग इंस्पायरेशन की जरूरत है। तो ये सारी चीजें फिर कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है आपके पास जो जो फोन्स है। ठीक है। अच्छा, फयाज आपका जो सवाल है ना वो लास्ट में आप कर ले तो फिर डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आप अपने साथ नोट कर ले, फिर इसकी तरफ हम आते हैं। ठीक है। चलिए, सो फाइन ट्यूनिंग मैकेनिज्म क्या होता है? फाइन ट्यूनिंग मैकेनिज्म ये है कि टुगेदर दी सेंटर एडजस्ट द रिस्पिरेटरी रिदम टू अडॉप्ट टू चेंजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेट्स। जब आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस आ रहे होते हैं ना तो उसको अडॉप्ट करना जो है ना किसका काम होता है? इन सेंटर्स का काम होता है। और वो सेंटर कौन सा है? फाइन ट्यूनिंग वाला सेंटर। सो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू द बेसिक रिदम इटसेल्फ फॉर ऑप्टिमाइजिंग द ब्रीथिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई बेसिक ब्रीथिंग या बेसिक रिदम रिक्वायर्ड है तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो आपके पास मेडुला कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर उसमें कोई फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसको बोन्स कंट्रोल करेगा। ठीक है। अगर लेट से कोई इमरजेंसी कंडीशन है या कोई मतलब आपके पास डीप ब्रीथिंग की जरूरत है तो उसमें कंट्रोल किसके पास होगी? वो ट्यूनिंग कौन करेगा? वो आपके पास बोन्स करेंगे। ठीक है। चल, मोटर पाथवेज अब और कौन कौन से हैं? पाथवेज का क्या मतलब हुआ कि ये जो सिग्नल जो है ये मसल्स की तरफ कैसे रीच करेगा। ठीक है। किस तरह ये सिग्नल्स जो है ना ये रीच करेंगे टूवर्ड्स द मसल, क्योंकि आप ब्रेन जो है ये मसल को बताएगा ना कि आपने जो है ना डीप ब्रीथिंग करनी है, अभी आपने डायफ्राम इस तरह से यूज करना है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इस तरह से यूज हो। ठीक है। सो मोटर पाथवेज में हमारे पास क्या है कि नाउ द रिदम, जो रिदम वहां पे जिनरेट हुआ है ना, सो वो रीच करेगा। कहाँ पे रीच करेगा? ये असल में मसल्स में रीच करेगा। सो कैसे करेगा? तो उसके लिए कुछ नर्व्स है, और वो नर्व्स कौन कौन से हैं? प्रीनिक नर्व है। और ये प्रीनिक नर्व किसको सप्लाई करता है? डायफ्राम को सप्लाई करता है। इसकी ओरिजिन कहाँ से है? इसकी ओरिजिन है C3 और C5। ठीक है, जो स्पाइनल सेगमेंट है। और C3 C4 C5 कीप द डायफ्राम अलाइव। क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो डायफ्राम को मैसेज जा रहा होता है वो किस चीज के जरिए है? वो C3 टू C5। ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो अदर नर्व्स होते हैं, ये कल मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था ना कि प्रीनिक नर्व जो है ना वो सप्लाई करते हैं किस चीज को? डायफ्राम को। सो इसी के अलावा आपके पास इंटरकॉस्टल नर्व्स है, एक्सेसरी मसल्स है, और ये सारे जो है ना नर्व्स आ जाते हैं किस चीज में? सप्लाई ऑफ द सिग्नल्स में। अब अगर आपके पास लेट से डैमेज अबव द C3 आ जाए ना, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से आपके पास रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि वहां के नर्व्स ही कंट्रोल कर रहे हैं सारे
ब्रीथिंग। समझ आ गई? चले, सेंसरी फीडबैक अब क्या होता है? एक है हमारे पास रिस्पॉन्स, दूसरा है आपके पास फीडबैक। फीडबैक क्या है कि ब्रीथिंग मस्ट रिस्पॉन्ड टू CO2, O2 एंड पीएच, स्ट्रेच ऑफ द लंग, इरिटेंस, एंड दिस रिक्वायर्स अ रिसेप्टर। अगर लेट से आपके पास CO2 ज्यादा हो रहा है बॉडी में, लंग्स में CO2 ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा आ रहा है, पीएच एसिडोसिस अल्कलोसिस की तरफ आ रहे हैं, स्ट्रेच ऑफ द लंग बहुत ज्यादा है, या कोई इरिटेंट ज्यादा है, तो ये सारी चीजें जो है ये कौन बताएगा? ये आपकी बॉडी बताएगी। किस मैकेनिज्म के थ्रू? फीडबैक मैकेनिज्म के। समझ आ गई? अब ये फीडबैक मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि अगर लेट से आपकी बॉडी में लंग्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच पड़ रहा है, ठीक है, या आपके पास कोई इरिटेंट आ गए हैं, तो ब्रेन को कौन बताएगा कि हमारे पास बॉडी में अभी इरिटेंट है? सो इसके लिए आपके पास क्या चीज मौजूद होती है? इसके पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और वो सेंसरी रिसेप्टर क्या करते हैं? ब्रेन की तरफ उस मैसेज को लेके जाते हैं, और ये ब्रेन उसको क्या करता है? मॉनिटर करता है, ठीक है, और फिर उसके थ्रू उसको जो है ना एक रिस्पॉन्स देता है, जिसको हम सेंसरी फीडबैक कहते हैं। समझ आ गई? सो कीमो रिसेप्टर है हमारे पास एक, इसको हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर, जिसका मतलब है केमिकल कंट्रोल। ये कैसे कंट्रोल करेगा? ये केमिकली एक चीज को जो है ना, ये जितना भी फीडबैक है ये केमिकली उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। सो मोस्ट पावरफुल कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग इज इक्वल टू CO2, ठीक है। ये मोस्ट पावरफुली क्या चीज जो है ना वो कर रहा है? CO2। कीमो रिसेप्टर्स या सेंट्रल रिसेप्टर्स हमारे पास कौन कौन से है कीमो रिसेप्टर के? सो वो मेडुला में मौजूद होते हैं, और ये किस चीज को स्टिमुलेट करेंगे? स्टिमुलस इसके लिए क्या होगा? ये वाले सेंटर्स कब स्टिमुलेट होंगे? जब आपके पास CO2 की तादाद ज्यादा हो जाए, या आपके पास डिक्रीज इन द पीएच आ जाए, सो ये वाला जो सेंटर है ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। अब इसका काम क्या है कि अगर ये फीडबैक मैकेनिज्म आपकी बॉडी में ना हो, तो आपका जो CO2 है ना वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब आपका CO2 इंक्रीज होगा तो आपकी बॉडी में क्या होगी? एसिडोसिस होगी, पीएच आपका कम होगा, ठीक है। सो जब आपका पीएच कम होगा तो सारा हीमोस्टेसिस खराब होगा। सो इसी तरह से ये सारे कीमो रिसेप्टर इस सिग्नल को जो इंक्रीज आ रहा है इसको क्या करेगा? इसको डिटेक्ट करेगा, और उस डिटेक्ट करने के बाद इसको बताएगा किस चीज को? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स को, और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स में जो मेडुला है वो इसको जो है ना कंट्रोल करेगा। सो ये आपके रेस्पिरेटरी रेट को ज्यादा कर सकता है, ताकि आपके पास जो CO2 है वो वाश हो। समझ आ गई यहाँ पे? तो ये इसी तरह से कीमो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स इन द medulla oblongata of the brainstem that primarily regulate breathing by monitoring the pH of the cerebrospinal fluid, and they are highly sensitive to increase in the arterial PaCO2 and subsequent drop in the pH, promoting increased ventilation to expel the CO2। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि असल में ये जो डिटेक्ट कर रहा है ना, तो फिर इसको ये क्या शो करेगा? ये रिस्पॉन्स शो करेगा, और वो रिस्पॉन्स क्या है? इंक्रीज इन वेंटिलेशन, ताकि आपके पास जो बॉडी में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाश आउट हो। चले, अब इसके अलावा हमारे पास है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। अब पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? एक है हमारे पास सेंट्रल, और दूसरे हैं हमारे पास पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। अब पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हमारे पास लोकेटेड है कैरोटिड बॉडी में एंड आयोटिक बॉडी। ये रिस्पॉन्स करेगा किस चीज को? अब केमिकल जो हमारे पास कीमो रिसेप्टर है सेंट्रल, वो किस चीज को रिस्पॉन्स कर रहा था? CO2, ठीक है। लेकिन ये किस चीज को रिस्पॉन्स करेगा कि अगर आपकी बॉडी में O2 का लेवल कम हो जाए, या CO2 का जो है ना लेवल ज्यादा हो जाए, या पीएच आपके पास कम हो जाए, तो ये वाली कीमो रिसेप्टर्स क्या होंगी? एक्टिवेट होंगे, और ये वाली कीमो रिसेप्टर मैसेज को लेके जाएंगे कहाँ पे? ब्रेन की तरफ। और ब्रेन क्या करेगा? उस पर कोई एक्शन लेगा, और वो एक्शन क्या हो सकता है? वो डिपेंड करता है कि मसला असल में क्या चल रहा है। समझ आ गई? ये असल में इंपॉर्टेंट है किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए? हाइपोक्सिया को डिटेक्ट करने के लिए, हाई एल्टीट्यूड को, COPD, इन सब को जो है ना डिटेक्ट करने के लिए ये important। समझ आ रही है ना? इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। चलिए आप इसको जरा देख लीजिए, इसकी लोकेशन, ठीक है। ये आपके पास इधर एक मौजूद होता है, ये कैरोटिड बॉडी है, ठीक है। वेगस नर्व्स आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सारे आपके वो एरियाज हैं जहाँ पे ये कीमो रिसेप्टर जो है ना मौजूद होते हैं, और ये क्या करते हैं? सेंस करते हैं किस चीज को? कि आपके पास बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं।
ठीक है। चले, अब हमारे पास एक और रिसेप्टर होता है जिसको हम लंग रिसेप्टर्स कहते हैं। अब लंग रिसेप्टर्स क्या है कि स्पेशलाइज सेंसरी नर्व्स इन द एयरवे एंड alveoli, प्राइमरली पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स, इरिटेंट रिसेप्टर्स एंड जे रिसेप्टर्स। तीन रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, लंग्स में मौजूद होते हैं। एक है पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स, एक है इरिटेंट रिसेप्टर्स, और तीसरे हैं हमारे पास जे रिसेप्टर्स that regulate breathing patterns, detect pollutants, and trigger protective reflexes like coughing that transmit signal via the vagus nerve to the brain and adjust ventilation and defend against the noxious stimuli। असल में ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास लंग के कुछ रिसेप्टर्स हैं। ये डिटेक्ट करेंगे किस चीज को, अगर कोई मसला आ रहा है पोल्यूटेंट्स को, या कोई अगर कफिंग की जरूरत है, या आपके पास जो ब्रेन में कोई वेंटिलेशन की चेंजेस की जरूरत है। सो ये डिटेक्ट करेगा वेगस नर्व के थ्रू, वेगस नर्व ब्रेन की तरफ लेके जाएगा मैसेज को, और वहां से चेंजेस आ जाए। चलिए, अच्छा, अब हमारे पास जो है ना की टाइप्स ऑफ लंग रिसेप्टर्स है। अब कौन कौन से जो है ना वो लंग रिसेप्टर्स है, एक है हमारे पास सार्स। सार्स किसे कहते हैं? स्लोली अडॉप्टिंग रिसेप्टर्स लोकेटिंग इन द एयरवेज स्मूथ मसल। दीज रिस्पॉन्ड टू द लंग इन्फ्लेशन। जब आपके पास लंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है ना, तो कौन से रिसेप्टर्स जो है ना वो एक्टिवेट होंगे? आपके पास सार्स रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, ठीक है। Mediating the hearing Bury reflex to stop over inflation and increase expiration time। क्या मतलब हुआ कि जब आपके पास स्ट्रेच बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वजह से आपके लंग्स बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं। सो इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सार्स एक्टिवेट होंगे, और जब सार्स मैसेज लेके जाएंगे कहाँ पे? ब्रेन पे, तो वो इंक्रीज इन द इंस्पिरेटरी टाइम कर देगा, ताकि आपके पास इंस्पायरेटरी टाइम कम हो, आपका जो लंग है वो एयर से खाली हो जाए। क्योंकि अगर आपका लंग एयर से भरा हुआ है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? मसले हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है? रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर्स, राज। राज इसको कहते हैं, आर इरिटेंट रिसेप्टर situated in the airway epithelium। These responds to the chemical irritants, dust and mechanical changes causing coughing and rapid shallow breathing। मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, ये इसका आसान ऐसा एक फंक्शन। ठीक है, इससे इसके नाम से भी पता चल जाता है कि असल में यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा है हमारे पास जे रिसेप्टर, जक्स्ट्रा पल्मोनरी कैपिलरी रिसेप्टर, फाउंड इन द अल्व्यूलर वॉल एंड नियर कैपिलरी। दीज रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, पल्मोनरी कंजेशन एंड काजिंग रैपिड शैलो ब्रीथिंग। अगर आपकी बॉडी में, लंग्स में पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, पल्मोनरी कंजेशन आ रही है, ठीक है, सो ये कौन डिटेक्ट करेगा? आपके पास जे रिसेप्टर इसको डिटेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा पल्मोनरी सी फाइबर, अल्माइलिनेटेड फाइबर दैट रिस्पॉन्स टू द केमिकल मीडिएटर्स लाइक हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन ड्यूरिंग टिश्यू डैमेज, ट्रिगरिंग प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस, ठीक है। चलिए, अब फंक्शन क्या है इसका? जितना ये सारी चीजें हमने पढ़ ली ना, इसको ओवरऑल हम अब इसकी फंक्शन पढ़ते हैं। सो हमारे हमारे पास ब्रीथिंग कंट्रोल है, मॉनिटरिंग इन्फ्लेशन एंड रेगुलेटिंग रेस्पिरेटरी रेट, प्रोटेक्शन क्या है कि कफ, स्नीज एंड ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये सारी चीजें होती है। और डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? जिस तरह से अभी हमने ये सी फाइबर्स पढ़े हैं कि इन्फ्लेमेशन, एडिमा और कंजेशन में आपके पास कुछ रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ब्रेन बॉडी में फंक्शंस लेके आते हैं, ठीक है। अब इसको जरा देख लीजिए, आपके पास इरिटेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेंगे? सेंस करेंगे लंग इन्फ्लेशन को, और इफेक्ट क्या होगा? इन्फ्लेशन टर्मिनेट करेंगे। यहाँ पे इरिटेंट केमिकल हो गया, डस्ट हो गया, कूल्ड एयर है, इफेक्ट क्या आएगा? कफिंग या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन आएगी। मसल या जॉइंट रिसेप्टर्स आपके पास मौजूद होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या सेंस करेगा? चेस्ट वॉल पोजीशन को, मसल टेंशन को, और इफेक्ट ब्रीथिंग पे आएगा, ठीक है। जे रिसेप्टर क्या कर रहे होते हैं? तो ये ऑलरेडी हमने सारी चीजें डिस्कस कर, चलिए।
अब लंग रिसेप्टर्स में हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, लेकिन एक दफा इसको थोड़ा सा समराइज करके पढ़ लेते हैं कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या होता है और रिफ्लेक्स असल में क्या है। सो इसमें एक मैकेनिज्म है हियरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स। इसकी मैं आपके साथ जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा और वीडियो भी 3D शेयर कर दूंगा ताकि आपको जो है ना वो समझ आ जाए। लेकिन असल में इसमें ये है कि इसका मकसद क्या होता है हेयरिंग ब्यूरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स का। सो ब्यूरर रिफ्लेक्स असल में क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ठीक है, अगर आपके पास बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ तो लंग्स में इंजरी हो सकती है। सो ये असल में एक प्रोटेक्शन है, और ये प्रोटेक्शन कौन कर रहा होता है या कौन डिटेक्ट कर रहा होता है, तो ये वेगस नर्व कर रहा है। ठीक है, और ये असल में प्रिवेंट करता है किस चीज को, लंग की जो ओवर स्ट्रेचिंग है उसको प्रिवेंट। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। सो प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेशन। अच्छा, हेयर ब्यूरल रिफ्लेक्स क्या है, ये आपके पास एक पल्मोनरी प्रोटेक्टिव इनवॉलेंटरी मैकेनिज्म है दैट प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग. It is activated when lung volume increases significantly, causing stretch receptors to signal the brainstem to terminate inspiration and initiate expiration. क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास लंग में बहुत ज्यादा जो है ना वो हो रहा है, ठीक है, इंस्पायरेशन हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे लंग पे जो है ना इफेक्ट आ रहा है, ये बहुत ज्यादा जो है ना वो स्ट्रेच हो रहा है। सो ये रिसेप्टर इसको सेंस करेंगे और ब्रेन को बताएंगे कि अच्छा बस मुझे अभी जो है ना इंस्पायरेशन की जरूरत नहीं है, अभी एक्सपायरेशन स्टार्ट कर दे ताकि लंग पे जो स्ट्रेच का इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेरिंग हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। मैकेनिज्म क्या है कि की एस्पेक्ट ऑफ द हेयरिंग ड्यूरिंग रिफ्लेक्स क्या है कि व्हेन द लंग आर filled beyond a certain threshold, typically over 1 liter above resting capacity in adults, slowly adapting stretch receptors in the airway are activated. These receptors send signal via the vagus nerve to the brainstem respiratory center, which inhibit inspiratory neurons and promote expiration. ये ऑलरेडी मैंने आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करवा दी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है जिसको हम कहते हैं डिफ्लेशन रिफ्लेक्स। So, a related separate mechanism, the Harer-Buer reflex, triggers an increased respiratory rate, shorter exhalation when the lung is over deflated. अगर आपके पास लेट से लंग ओवर डिफ्लेटेड है तो एक दूसरा मैकेनिज्म होगा जिसको हम कहते हैं डिफ्लेशन रिफ्लेक्स। वहां पे इंस्पायरेशन को हम स्टॉप करते हैं ताकि जो इन्फ्लेशन है वो स्टॉप हो जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपायरेशन को स्टॉप करेंगे ताकि आपके पास जो डिफ्लेशन है ना वो स्टॉप हो जाए। समझ आ रही है? तो ये असल में अपोजिट है एक दूसरे के। रोल इन इन्फेंट एंड एडल्ट क्या है कि एच बी आर Urine reflex is highly active in newborns, helping in establishing rhythmic breathing pattern. In adult, reflex is most dominant during quiet breathing and only triggers when a tidal volume is high. मतलब ये उसमें इसलिए एक्टिवेट होता है क्योंकि अगर आप उसमें बहुत ज्यादा टाइडल वॉल्यूम देंगे तो उससे मसला हो सकता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन है, ब्रेन डेथ की डायग्नोसिस है, ठीक है, और स्लीप एपनिया। क्योंकि आपके पास अगर ब्रेन डेथ हुआ है ना तो उसमें ये सारी चीजें जो है ना एब्सेंट होती है, ये सारे रिफ्लेक्सेस जो है ना ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और अगर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन है तो उसमें आप बैरो ट्रॉमा, एटिलिक ट्रॉमा, वॉल्यूम ट्रॉमा से बचने के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये रिफ्लेक्सेस। और स्लीप एपनिया में क्या है कि डिसफंक्शन इन दिस रिफ्लेक्स हैज बीन लिंक्ड टू द कंडीशन लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में भी ये रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो सकते हैं। इरिटेंट रिसेप्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप ये वाला डिटेल देखते हैं तो तब भी सही है, लेकिन अगर आप वो वाली जो मैंने आपको ये वाला पिक्चर दिखाया है ना ये, तो इसको भी अगर आप पढ़ ले तो आपकी काफी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, वहां पे पिक्चर है। सो की एस्पेक्ट ऑफ इरिटेंट है, ये लैरेंस में है, ट्रेकिया में है, लार्जर ब्रोंकाई में है। ठीक है, स्टिमुला इसका क्या है कि दे आर पोलीमोडल रीडिंग टू द इनहेल्ड irritant gases, dust, cigarette smoke, inflammatory and rapid changes in the lung volume. Mechanism क्या है कि they are rapidly adapting receptors, meaning they are fire strongly upon the initiating या initial stimulus but slows down quickly if the stimulus is maintained. क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास लेट से एक इरिटेंट आया हुआ है तो ये कंप्लीटली जो है ना ये एक्टिवेट इमरजेंसी कंडीशन में हो जाता है, लेकिन अगर लेट से ये इरिटेंट को कंट्रोल कर लें तो फिर इसके बाद ये नॉर्मल की तरफ आ जाता है। ठीक है,
रिफ्लेक्स सेक्शन में क्या होगा कि कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी, ताकि आपके पास फॉरेन पार्टिकल जो है ना वो बाहर हो जाए। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी ताकि आपके पास कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर ना जाए। म्यूकस सिक्रेशन होगा ताकि आपके पास इरिटेंट को ट्रैप कर लिया जाए। और हाइपर एपनिया होगा, इंक्रीज डेप्थ एंड रेट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, सो ये आपने याद रखना। चलिए, इरेक्टेंट रिसेप्टर्स हमारे पास क्या है, कफ और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को पास करते हैं। ठीक है, जब जे रिसेप्टर्स की बात आती है ना, सो ये असल में एक्टिवेट होते हैं पल्मोनरी एडिमा एआरडीएस एंड काजिंग रैपिड शैलो ब्रीथिंग। ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हायर ब्रेन कंट्रोल हमारे पास क्या है। सो ब्रीथिंग इज ऑटोमेटिक बट कॉर्टेक्स कैन ओवरराइड। आपका जो कॉर्टेक्स है ये असल में ओवरराइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल टॉकिंग, सिंगिंग, वॉलेंटरी ब्रीथिंग, होल्डिंग आपके पास भी होती है ना। सो क्या कह रहे हैं, ये असल में मोटर कॉर्टेक्स बाईपासेस द मेडुला स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्पिरेटरी मसल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास लेट से ब्रीथिंग जो है ना वो ऑटोमेटिक है, लेकिन आपका जो कॉर्टेक्स है वो उसको भी ओवरराइड कर सकता है। आप उसको वॉलेंटरी जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो वो असल में क्या करता है कि मोटर कॉर्टेक्स जो है ना वो बाईपास करता है किस चीज को, मेडुला को बाईपास करके स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देता है, और फिर वो मैसेज जो है ना किधर चला जाता है, रेस्पिरेटरी मसल। ठीक है, सो बट CO2 इज राइज इवेंचुअली ओवरराइड वॉलंटरी कंट्रोल। जब आपके पास वॉलंटरी कंट्रोल आएगा ना, तो उसकी वजह से आपका जो CO2 का लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके पास जो रिसेप्टर्स और सारा जो कंट्रोल है वो तो मेडुला के पास है CO2 को सेंस करने का, लेकिन आप तो उसको बाईपास कर रहे हैं। ठीक है, सो आप इसको बाईपास नहीं कर सकते। कुछ टाइम के लिए आप अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इट विल लीड टू सम सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ द ऑल सिस्टम हमारे पास क्या है कि अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं ना सारी चीजों को, सो प्री बॉटजिंगर जनरेट रिदम, डीआरजी सेंड इंस्पिरेटरी सिग्नल, प्रीनेक नर्व एक्टिवेट द डायफ्राम, लंग आपके पास एक्सपैंड होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर फीडबैक जो है ना वो सेंड करेंगे कि आपके पास ये जो इंस्पायरेशन हो रही है ठीक है या ज्यादा है या कम है। कीमो रिसेप्टर CO2 को जो है ना वो करेगा, सेंस करेगा। फोन्स आपके पास जो है ना फाइन ट्यूनिंग करेगा, और कॉर्टेक्स जो है ना वो वॉलेंटरली मॉडिफाई कर सकता है। दिस इज अ कंटिन्यूस लूप। ब्रीथिंग इज क्लोज लूप फीड मैकेनिज्म। मतलब ये क्या है, ये एक लूप मैकेनिज्म। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, इस तरह ये सारे स्टेप जो है ना वो हो रहे होते हैं। अगर लेट से यहाँ से प्री जो है ना वो कंट्रोल हो रहा है, प्री पॉटसेंकर जनरेट रिदम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह से आपका जो सारा मैकेनिज्म है वो लूप की शक्ल में आएगा। ठीक है, क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है, एडवांस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने जो है ना क्या करना है, ब्रेन स्टिमुलेशन आपके पास अगर लेट से मेडुला डैमेज हुआ है, सो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। अगर ओपोइड टॉक्सिसिटी हुई है तो उसकी वजह से आपका जो मेडुलरी सेंटर है वो डिप्रेस हो सकता है। अगर COPD है, सो क्रॉनिक CO2 रिटेंशन में क्या होगा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एडाप्ट कर जाएंगे और फिर उसमें वो सेंस खत्म हो जाएगा कि आपका जो CO2 है वो ज्यादा है। सो हाइपोक्सिक ड्राइव बिकम्स इंपॉर्टेंट। हाई एल्टीट्यूड में क्या होगा कि लो O2 पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेटेड एंड हाइपर वेंटिलेशन की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये असल में क्लिनिकली इंपॉर्टेंट या क्लिनिकल कोरिलेशन है। एडवांस कॉन्सेप्ट में एक और चीज है कि सेंट्रल पैटर्न जनरेटर रिस्पायरेशन इज जनरेटेड बाय न्यूरल नेटवर्क ऑसिलेशन, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रीदिंग अडॉप्ट इन क्रोनिक डिजीजेस। लाइक अगर लेट्स से आपके पास अगर COPD का पेशेंट है तो उसकी ब्रीदिंग पैटर्न्स और जो ABGs होते हैं ना वो चेंज होते हैं नॉर्मल से, तो ये फिर अडॉप्ट करते हैं। स्लीप वर्सेस वेकफुलनेस, वेंटिलेटरी ड्राइव डिक्रीजेस इन द स्लीप। सो ये असल में कोरिलेट कर रहे हैं। इमोशनल इन्फ्लुएंस क्या है, लिम्बिक सिस्टम इफेक्ट्स ऑफ ब्रीथिंग, एंजाइटी विल लीड टू द हाइपरवेंटिलेशन एंड क्राइम इज विल लीड टू द इरेगुलर ब्रीथिंग। फाइनल कॉन्सेप्चुअल समरी हमारे पास क्या बनती है कि रेस्पिरेटरी कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक ब्रेन स्टेम, केमिकल रेगुलेटेड CO2 डोमिनेंट होता है, मैं मैकेनिकली मॉनिटर करेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर वॉलेंटरी कंट्रोल कर सकते हैं हम थ्रू कॉर्टेक्स। इमोशनली अगर लेट से कोई बंदा जो है ना इमोशनल उसको इमोशनल डैमेज हो रहा है, तो उसकी वजह से उसका जो लिम्बिक सिस्टम है ना वो क्या करेगा, ब्रीथिंग को अफेक्ट करेगा। ठीक है,
सो कभी कभार वो हाइपर वेंटिलेट होगा, कभी कभार जो है ना वो हाइपोवेंटिलेट होगा, कभी कभार जो है ना इमोशंस की वजह से उसकी ब्रीथिंग पैटर्न खराब हो सकते हैं। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली इंटीग्रेटेड न्यूरोनल सिस्टम इन द बॉडी। चलो आपका स्लाइड इधर खत्म हुआ है। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप अभी कर सकते हैं।